सपा नेता शालिनी यादव ने बनारस में बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा उठाया। बीएचयू से इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग की डिग्री हासिल करने वाली शालिनी यादव सपा में एक स्टाइलिश नेता के रूप में उभरी हैं। शालिनी यादव वाराणसी से कांग्रेस के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्यामलाल यादव की बहू हैं। वो 2017 में कांग्रेस पार्टी से वाराणसी के मेयर पद की मजबूत उम्मीदवार थीं। 2019 में कांग्रेस का दामन छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन की उम्मीदवार बनाई गईं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2022 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभाई चुनाव में सपा के लिए डटकर मेहनत की, लेकिन मोदी की लहर के सामने बनारस जिले में सपा की साइकिल पूरी तरह से बेबस नजर आई। बनारस के सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्य, विपक्ष की भूमिका और समाजवादी पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर प्रेस 9 न्यूज ने शालिनी यादव से बात की। बनारस की राजनीति की बात आप करेंगे अगर, तो मोदी जी के पहले का जो बनारस था और अब जो बनारस है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव सभी लोग महसूस कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिला है और अब जो टूरिस्ट, जो भारतीय टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या बल जिस तरीके से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं इधर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जो पिछले 8 वर्षों में लाई गई हैं और उनको लागू किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसमें सफल होती मैं उसको देखती हूँ कि शायद यही कारण है कि जो यहाँ का बनारस को मुख्य माना जाता है। देखिए, एक पर्यटन है का केंद्र है, धर्म का केंद्र तो वही है जहाँ घाट और दर्शन प्रमुख हैं, और उसके बाद बनारसी साड़ी है, हथकरघा है। तो इन सब का मैं देख रही हूँ कि एक प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने वो एक अच्छा दिया है इसको, जिसके चलते आज विश्व पटल पे काशी जो है वो अपना नाम कर रही है। तो फिर किस तरह से अपोजिशन के तौर पर आप किस तरह से उनको करेंगे? देखिए, ऑपोजिशन की तरफ से आपने जो बात कही कि मैंने अपना पहला चुनाव 2017 में बनारस से ही शुरू किया। चूँकि मैं यहाँ की नागरिक हूँ, तो जो यहाँ की जो समस्याएं थी उस समय की, जो मैं उन्हीं को, जो लोकल मुद्दे थे, जो दिक्कतें थी यहाँ की, आप देखिए यहाँ का एक जैम एक बहुत बड़ी समस्या है। पोल्यूशन आज भी देखिए वर्तमान में बनारस येलो जोन में है, तो पोल्यूशन है, और फिर घाटों की गलियों की साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था, ये जो लोकल मुद्दे थे, इनको लेकर के मैं इन चुनाव में उतरी थी। लेकिन अब जैसे इतने वर्षों में अब आकर के अब देखती हूँ मैं कि उसमें से बहुत सी चीज़ें एड्रेस हुई हैं, साफ सफाई के मामले में, इंफ्रा के मामले में, और जिस तरीके से एक पर्यटन का केंद्र के स्वरूप की तरह से इसको जो एक मेन फोकस में लाया गया है, उसका मैं ये लाभ देख रही हूँ कि पर्यटन जैसे ही इस शहर का बढ़ता है अगर, तो वो इकोनॉमी यहाँ की अपने आप चलायमान होती है जी। क्योंकि मुख्यतः आप देखिए यहाँ या तो मंदिर के दर्शन के लिए, गंगा घाट की सैर और बनारसी साड़ी, ये 3 काम हैं जो कोई भी पर्यटक आएगा तो वो ये करना चाहता है। तो उस दिशा में मैं देखती हूँ कि जो हमारे बुनकर हैं, यहाँ की जो साड़ी का काम है, वो भी बड़ा उसको भी एक मार्केट मिला है। अच्छा, जब पर्यटकों की संख्या बढ़ी है तो उसको भी मार्केट मिला है। तो विपक्ष की तरह से जो मुद्दे मैंने उठाए थे और जो देखती थी मैं कि हाँ यहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, उनमें से काफ़ी कुछ देख रही हूँ मैं कि आज वो एड्रेस हो गई हैं। अब जैसे एक यहाँ का मुख्य मुद्दा मैं मानती हूँ, जो एक कॉमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो आवश्यकता थी कि भाई, क्योंकि शहर पुराना है और यहाँ पर गलियों वाला शहर है, तो यहाँ नीचे तो बहुत संभावनाएं नहीं थी, लेकिन एक ऊपर से कोई सिस्टम बनाने का, चाहे वो मेट्रो के माध्यम से हो, तो देखिए उसको भी देख रहे हैं कि हम वो भी, अब रोपवे भी ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए अब उसका पूरी मंजूरी होकर के अब वो काम शुरू होने जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें, हाँ पोल्यूशन है वो अभी भी थोड़ा है कि जिसको एड्रेस करना रह गया है। तो विपक्ष की तरह से आपने जो अभी सवाल किया कि जो मुद्दे हम उठाते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसमें से कुछ काम होते हुए भी दिखे हैं, और मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष को भी अब
अपनी एक लाइन लेंथ लेनी होगी। तो आपके जितने मुद्दे थे, आपने बताया कि जो जो मुद्दे आप उठा रही थी, करीब करीब वो सारे जो सॉल्व हुए? नहीं, अब जरूर। काफ़ी उसमें से हुए हैं, अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। जैसे पोल्यूशन है एक कंसर्न, तो पोल्यूशन मैं मांग करूंगी सरकार से कि जैसे और काम अगर हुए हैं तो इस पर भी अब ध्यान दे करके, क्योंकि वो भी एक बड़ा आम जो नागरिक है उनकी सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है, तो बनारस जैसे शहर में उसको भी एड्रेस होना चाहिए। आपने बातों में बेरोजगारी को जो है थोड़ा सा उठाया, बेरोजगारी जो है बढ़ती चली जा रही है हर सेक्टर में करीब करीब। तो यहाँ अगर मुंबई ये इसकी वाराणसी की बात करें, शहर बनारस की, तो यहाँ क्या स्थिति आप देखती हैं? और अगर बेरोजगारी है तो फिर जिम्मेदार कौन है और किससे उम्मीद करेंगी? देखिए, बनारस शहर की बात करें तो यहाँ पर ये मेनली व्यापार बेस्ड शहर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनीज नहीं है बहुत, जहाँ रोजगार मतलब उस तरीके के रोजगार, यहाँ फैक्ट्रीज और कंपनीज ज़्यादा नहीं हैं। यहाँ मेन इंडस्ट्रीज उस तरीके की हैं जो आपकी साड़ी उद्योग से हैं आपके, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स हैं और खिलौना, और यहाँ की जो हस्तकलाएं हैं वो मेनली यहाँ पर हैं, जिसके चलते वो एक व्यापार और उसी में रोजगार भी है और एक व्यापार के माध्यम से रोजगार है। तो मेरा मानना है कि जब बेरोजगारी डेफिनेटली एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली एक समस्या है, लेकिन अगर उसको बनारस के संदर्भ में देखते हैं हम, तो मुझे लगता है कि बनारस में अगर जो विकास इस समय इंफ्रा के माध्यम से और भी संसाधनों के माध्यम से जो हुआ है, उसने अगर पर्यटन को बढ़ावा मिला है और यहाँ फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस अगर बढ़ता है तो जो लोग उससे उनको रोजगार मिला हुआ है, जिन लोगों को, मुझे लगता है वो भी अब धीरे धीरे एड्रेस होना शुरू हो रहा है। हाँ, जहाँ बनारस से बाहर की अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली बेरोजगारी तो एक मुद्दा है। तो फिर बनारस में अगर हम समाजवादी पार्टी की अभी की हालात के बारे में बात करें, तो अभी किस स्थिति में है, किस तरह की कितनी फॉलोइंग है पार्टी की अभी अगर बात करें? देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो सबसे पहले तो इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा कि हाल में जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 10 की 10 सीट आप समझिए, यहाँ की 8 सीट बनारस जिले की, और चंदौली को लेकर के आप मान लें तो पूरी की पूरी भाजपा ने जीती है। तो मुझे लगता है कि इसी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ कार्य हुए हैं, उस पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। देखिए, बातें सब लोग करते हैं, सभी पार्टीज अपनी अपनी बातें करती हैं, लेकिन अंत में जनता को ही जनार्दन माना जाता है कि वो किस पर मुहर लगाती है। और अगर वो उस पर मुहर लगाई है तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष को उस चिंतन का, उस परीक्षण, आत्मचिंतन की जरूरत है उसको, कि कहाँ उसकी गलतियां हैं और कहाँ उसे जनता ने क्यों अस्वीकार किया है। तो ऐसे माहौल में आप जो है अपनी लीडरशिप की तरफ जो है किस तरह से देखती हैं समाजवादी पार्टी की, इसलिए कि जब सीटें हार रही हैं तो आगे भविष्य क्या होगा और किस तरह का सुझाव लीडरशिप को देना चाहेंगे? देखिए, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं लीडरशिप को सुझाव दूं। मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में, उनके सुख दुख में, उनके उसमें शामिल हो रही हूं और अपना कार्य मैं कर रही हूं। जहां तक बात है जो मैंने अभी आपसे कहा कि देखिए, पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, चाहे समाज, कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, चाहे हमारी ही पार्टी हो, उसको स्वयं से अभी परीक्षण और ये आत्मचिंतन करना होगा कि कहाँ कमियां हैं, और इतने सपोर्ट के बावजूद भी हम सत्ता को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए वही मुझे लगता है कि जो पदाधिकारी हैं या जो हमारे पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, मुझे लगता है ये सवाल उनसे ही पूछा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इनपुट्स तो आप ही की तरफ से जाएंगे कि किस तरह के जो ज़मीनी सच्चाइयाँ क्या हैं, और क्या जैसा आपने सारे मुद्दे उठाए और करीब करीब सत्ता पक्ष ने जो मोदी जी हैं उनकी तरफ से पूरा कर दिया गया। हाँ, तभी कौन से मुद्दे? देखिए, पूरा किया है और काफ़ी कुछ पूरा किया होगा, तभी जनता इस तरीके का मैंडेट दे रही है बार बार। तो मुझे लगता है इसी से हमें सबक लेने की आवश्यकता है कि विपक्ष की तरह अपनी लाइन लेंथ हमें लेनी होगी और अपने को पहले, स्वयं को पहले मजबूत करना होगा। दूसरों की बात तो और दूसरों के एजेंडा तो बाद में आते हैं, पहले तो अपने को देखना होगा कि हम कहाँ बार बार मात खा रहे हैं, अपने को ठीक करना होगा। आप लेकिन अगर जाहिर है कि आप
अपोजिशन में रही हैं, अभी भी आपको अगर अपोजिशन में आगे भी रहने की वो रही कि नहीं रहना है, तो किन मुद्दों को लेके बनारस में अगर बात करेंगे तो किन मुद्दों को लेके आप अब आगे जाना चाहेंगी और अपनी पार्टी का अस्तित्व भी यहाँ बचाए रखना है या आगे बढ़ाना है उसको, तो किस तरह से करेंगे? हाँ जी, देखिए मैंने कहा जैसे कि बनारस बहुत प्राचीन शहर है और यहाँ बहुत समस्याएं थी। हम सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पर जितना अभी डेवलपमेंट हुआ है कि वो भी हो सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र हुआ, यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री बने, शायद इस वजह से ये पॉसिबल भी हो पाया। क्योंकि मैं तो देखती हूँ कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जो लोग थे यहाँ पे, वो मुझे लगता है वो इतनी ताकत और सत्ता का वो लाभ काशी को नहीं दे पाए थे और कहीं ना कहीं ये मुख्य धारा से हमारा ये शहर पीछे छूट गया था। हाँ, लेकिन पहले के समय में जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर जैसे मेरे बाबूजी थे, मेरे ससुर, वो श्री श्यामलाल यादव जी, तो वो 84 में यहाँ से बनारस से लोकसभा MP थे वो यहाँ से। तो उन्होंने जिस तरीके के कार्य बनारस को दिए उस समय, अपने केंद्र की राजनीति, अपने केंद्र में जब वो मंत्री बने, उप राज्यसभा में उप सभापति रहे, तो उन्होंने अपने पावर को यूज़ करके यहाँ पे बहुत कुछ दिया। आप चाहें इंडेन का ये गैस बॉटलिंग प्लांट देख लीजिए, बीज और सीड्स सब्जियों का अनुसंधान केंद्र, वो दोनों यहाँ पे खोला गया। और ये जो आज नमामि गंगे करके जो ये घाट का जो प्रोजेक्ट है, ये इनफैक्ट जो शुरुआत हुई राजीव गांधी जी के समय में, वो भी बाबूजी ने यहीं से कराई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो उस समय की मैं जो राजनीति देखती हूँ, उसमें बनारस के लिए जिस तरीके से ये सब कार्य हुए, वो नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले, बाद में वो सब नहीं कर पाए थे। और जब प्रधानमंत्री यहाँ से हमारे सांसद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो डेफिनेटली इस शहर ने काफ़ी कुछ हासिल किया है, जो अब दिख भी रहा है और उसका कुछ ना कुछ रिस्पांस दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले जब कुछ नहीं था, संघर्ष करके बाबूजी ने मेरे यहाँ पे चीज़ों को लाने की कोशिश की है और लेके आए और जो प्रयास किया है यहाँ के लिए, मुझे लगता है कि वही उन्हीं की राजनीति को मैं फॉलो कर रही हूँ और उसी को फॉलो करते हुए यहाँ अपने लोगों के सुख दुख में उनकी जो समस्याएं हैं, उसी को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी रोल में मैं अपने आप को देखती हूँ आगे भी, चाहे आगे कोई चुनाव हो, जैसा इसमें पार्टी अपना रोल रखती है हमारा। अच्छा, एक तरफ मोदी जी जो है काफ़ी ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, ज़मीन में अलग अलग लोग विचार, अपोजिशन के, खासतौर से विपक्ष के अलग अलग विचार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, आपको किस तरह से, अगर आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एज एक लीडर की इमेज के लिए, उनकी छवि बनाने के लिए, वो तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम उसको भीड़ के उसको देखें अगर हम, तो वो तो हम अभी भी देख चुके हैं। अभी भीड़ का हश्र आपने देखा कि लोकसभा का चाहे चुनाव था, जब सपा और बसपा का गठबंधन था, तो भीड़ जो थी उसमें, और अभी आपने विधानसभा का देखा। तो देखिए, चुनाव अलग प्रक्रिया है और ये यात्राएं होती हैं जो आप जोड़ो जनता से कनेक्ट बनाते हैं, वो अलग है। ये आपकी छवि तो बनाती हैं, लेकिन कितना वो वोट में कन्वर्ट होती है, वो अलग प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया अलग है। तो मुझे लगता है कि जब तक आपने राहुल गांधी जी की बात की, तो शायद उनकी इमेज एक अच्छी नेता की तरह से थी भी और आगे भी बन रही है इससे। लेकिन चुनाव, अगर अभी आप हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, तो वहाँ तो जब लड़ाई होती है तो एक संगठन से दूसरा संगठन चुनाव लड़ता है। तो ये यात्राएं और ये भीड़, देखिए, वो मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि लड़ाई बूथ पर होती है। तो जब आप अपने संगठन को मजबूत रखते हैं, तभी आप एक संगठन से लड़ाई लड़ते हैं। तो वो तैयारी अगर आपने की है, तब तो भारत जोड़ो यात्रा है या कोई भी सभा सम्मेलन आप करते हैं, तो उसका लाभ हो सकता है। लेकिन अगर वो मिसिंग है, तो फिर वो मुश्किल है। और मुझे लगता है विपक्ष की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि भीड़ तो जुटती है, देखिए, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होती। तो अभी आप अपने यहाँ के मौजूदा सांसद से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कुछ अपनी तरफ से कि क्या और जो है काम बाकी है
जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा कि ये पोल्यूशन एक बड़ा कंसर्न है और काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स वगैरह बने हैं, आगे भी बहुत अपकमिंग हैं बनने के लिए, लेकिन जो जाम की एक समस्या है वो अभी भी एक समस्या है शहर की। तो मुझे लगता है कि इस पर मैं उनसे गुहार करूंगी कि पोल्यूशन का भी वो इसको मेरे ख्याल से ध्यान इसका देना चाहिए, क्योंकि अब बनारस भी एक कंसर्न है पोल्यूशन में। तो मुझे लगता है कि जैसे और फील्ड्स पर और फ्रंट पे काम हुए हैं, अब इस पे भी काम होने की आवश्यकता है। पर्यावरण की तरफ हम लोग को, सभी लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता है उसकी। कुछ और पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की कहानी? हाँ, बस यही कि हम लोग देखिए अपना काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए यही कहूँगी कि पार्टी जो भी है, हार जीत मिली हमें, लेकिन आज के समय में, मौजूदा समय में सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ विपक्ष सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है। और अगर समय रहते हम अपना वो, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें अपना परीक्षण करना होगा, अपनी चीज़ों को मजबूत करना होगा और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको अगर हम ठीक करते हैं तो होपफुल है आगे। और जहाँ तक मेरे रोल का सवाल है तो मैं जनता के सुख दुख में, जिस दिन से 2017 से राजनीति में उतरी हूँ, तब से मैं उनसे कनेक्ट है मेरा, उनके अपने लोगों में, उनके सुख दुख में मैं खड़ी हूँ। और 24/7 मैं राजनीति को एक समाज सेवा की तरह से कर रही हूँ। और पार्टी का जैसा भी रोल मुझे लिए होगा, चाहे वो चुनाव के माध्यम से हो, चाहे वो प्रचार के लिए हो, मैं तैयार हूँ पूरा, और मैं हमेशा ही तैयार रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब कार्य हम करेंगे, अपने चीज़ों को ठीक करेंगे, तो अभी भी हम मुख्य विपक्षी तो हम ही अपने हैं। ससुर स्वर्गीय श्यामलाल यादव के पदचिन्हों पर चलकर पूरी तरह से सकारात्मक राजनीति में विश्वास करती हैं। इसलिए बनारस के विकास के लिए जो भी काम नरेंद्र मोदी जी के जरिए किए जा रहे हैं, उसकी उन्होंने तारीफ की। साथ ही बनारस शहर में लगातार बढ़ रहे वायु और ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा भी वो जोरदार ढंग से उठा रही हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, वाराणसी।